अस्सलाम वालेकुम मैम। आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। लास्ट हमने जो एक्सीलरेटर्स पढ़ा था साइक्लोट्रॉन, उसमें वो प्रोसीजर इस तरह से था कि हम स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज से पार्टिकल को हाई लेवल तक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल इनपुट। लेकिन उसका एंड पे एक ड्रॉबैक था, उसका कि जब वो हर स्टेप पे अपनी स्पीड इंक्रीज करता है तो एट द एंड उसकी स्पीड जो है वो रिलेटिविस्टिक हो जाती है, और रिलेटिविस्टिक स्पीड जो है वो उसकी वजह से रिलेटिविस्टिक मास हो जाता है, और रिलेटिविस्टिक मास जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मास होने की वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, और जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो रेजोनेंस की कंडीशन थी वो ख़त्म हो जाती है, फुलफिल नहीं होती, जिसकी वजह से साइक्लोट्रॉन जो है वो रिलेटिविस्टिक अप्रोच पर आकर फेल हो गया था, ठीक है। साइक्लोट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी को चार्ज कर रहा था, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये था कि रिलेटिविस्टिक अप्रोच पे आकर वो फेल हो जाता है। तो वहाँ से फिर सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जो है उसकी इन्वेंशन हुई, ठीक है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन का बताया हुआ है कि साइक्लोट्रॉन में क्या था, ओमेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी QH बाई एम, एम जो है वो रिलेटिविस्टिक, क्योंकि लिमिट बता रहे हैं ना साइक्लोट्रॉन की, कि साइक्लोट्रॉन की लिमिट क्या थी, रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, उसकी डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब ओमेगा से एफ कैसे आया हुआ है, 2 पाई एफ के जरिए, ठीक है। 2 पाई ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ है, तो एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई, यानी इस ओमेगा के एक्सप्रेशन को 2 पाई से डिवाइड कर दें। At very high energy, the relativistic mass of ion and velocity decreases, ठीक है। हाई स्पीड पर जाकर रिलेटिविस्टिक मास जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा आयन का, और वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, सो दैट its angular velocity decreases and condition of resonance is not maintained, ठीक है। ये ड्रॉबैक था ना हमारे पास साइक्लोट्रॉन का। तो वेक्सलर, मैम हाँ जी नौरीन पूछे। मैम जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास जो है वो ऑब्टेन होगा, क्रिएट हो जाएगा ना, हाँ जी, ये आप कह रही हैं। जब स्पीड देखे ना, हर स्टेप पे स्पीड ज्यादा हो रही है, कि स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को जब अप्रोच कर लेगी तो फिर वो रिलेटिविस्टिक अप्रोच आ गई ना सारी, तो उसका मास भी रिलेटिविस्टिक हो जाएगा, ठीक है। और रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, स्मॉलर मास हो जाता है। ओके रिलेटिविस्टिक मैम। मास स्मॉलर हो जाता है ना, कि लाइटर हो जाता है, क्योंकि लाइटर पार्टिकल ही मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकता है ना। तो जब वो पार्टिकल का मास रिड्यूस हो जाएगा तो हम, आप ये देखें ना, रिलेटिविस्टिक मास हो गया और ये टर्म मैक्सिमम आ रही है, तो कोई भी चीज, यानी अगर हम मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेटर हो गई ना, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यस। वो भी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजोनेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। बेसिकली हमने ओमेगा को इसी तरह से सेट किया होता है ना, कि ये आपकी अप्लाइड फील्ड के साथ रेजोनेंस में आए, तभी तो वो साइक्लोट्रॉन के अंदर पार्टिकल जो है वो चार्ज हो रहा था, एक्सिलरेट हो रहा था, ठीक है। तो ओके मैम। इस ड्रॉबैक को फुलफिल किया था वेस्कलर एंड मैकमिलियन, showed theoretically that decrease in angular velocity can be compensated either by increasing magnetic field strength H such that the product remains constant। ये जो प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ये कांस्टेंट होना चाहिए, और बाय डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। दो तरीके हैं, हम एच को कैसे स्टेबल, ओमेगा को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, कि अगर एम डिक्रीज कर रहा है तो हम एच को इंक्रीज करना शुरू कर दें, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जब दोनों बैलेंस होंगे, यानी ये चीज वेरी कर रही है तो हम इसको भी वेरी कर रहे हैं, अभी हमने एच को फिक्स रखा हुआ था ना,
तो हम इसको भी वेरी करना शुरू कर दें इसके अकॉर्डिंग कि अगर ये डिक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज करना शुरू कर दे, दोनों की रेशो जो है वो सेम रहे, मतलब ये दो टर्म्स जो हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे, तो ओमेगा स्टेबल रहेगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम अप्लाइड, अगर ओमेगा वेरी कर रहा है तो हम एफ को भी वेरी करना शुरू कर दें, ठीक है, यानी अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी वेरी कर दें, तो उससे होगा कि हम रेजोनेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, रेजोनेंस को स्टेबल रख सकते हैं। अब इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया था, दीज मेथड कुड बी अप्लाइड सक्सेसफुली and this possibility depend on a property called phase stability possessed by certain orbits in a cyclotron। ठीक है, phase stability के साथ इसको रिलेट किया था। if applied frequency is fixed, अब वो उसकी कैटेगरीज बना रहे हैं कि अगर हम applied frequency को फिक्स कर दें और field strength h को वेरी करते रहें तो then machine is called synchrotron। ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेटर को हम सिंक्रोट्रॉन कहते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होती है और अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होती है। ठीक है, दो ही चीजों में रेजोनेंस आ रहा था ना, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इनमें से किसी एक चीज को फिक्स कर दें और एक को वेरी करना शुरू कर दें तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, एक कि अगर हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें तो हम उस मशीन को कहेंगे सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम पहले वो सिंक्रोट्रॉन को बता रहे हैं, द नेम सिंक्रोट्रॉन वाज सजेस्टेड बाय मैक्मिलियन बिकॉज द बिहेवियर ऑफ मशीन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर से बिहेव कर रहा था उसका मतलब सिम्स मैच कर रहा था उसका बिहेवियर इसका कि अगर हम मशीन को की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना शुरू कर दें, जिसकी बेस पे उसने सिंक्रोनस मोटर से रिलेट करते हुए सिंक्रोट्रॉन इसका नाम रखा। और सिंक्रोनस मोटर का फंक्शन क्या है, द मोटर हैविंग स्पीड एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसकी भी स्पीड देखें, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती जा रही है। Synchrotron means cyclotron in which magnetic field strength increases with energy of particles to keep their orbital radius constant। ठीक है, सिंक्रोट्रॉन का मतलब एक ऐसा साइक्लोट्रॉन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि पार्टिकल की एनर्जी के साथ साथ इंक्रीज करती रहती है ताकि पार्टिकल जो है वो अपने ऑर्बिटल के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव करता जाए। ठीक है, एक तो हमारे पास ये टाइप हो गई जिसको हम कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। सेकंड है इफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। अब सेकंड में क्या है कि जो पहले हमने वेरी रखा हुआ था वेरिएबल उसको हमने फिक्स कर दिया। इफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर दें तो देन द मशीन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। ठीक है, कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आइन। ठीक है, बिहेवियर उसका साइक्लोट्रॉन वाला ही है लेकिन उसमें इनपुट जो अप्लाइड जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटेड है और उसको हम कहेंगे सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है लेकिन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है, अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है। ठीक है, और उसको हम इस तरह से वेरी कर रहे हैं ताकि हम पार्टिकल को सेम फेज में रख सकें। उसके लिए इस तरह से मशीन डिजाइन की गई है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड पावर सप्लाई है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड पावर सप्लाई यानी जो भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल है। अब साइक्लोट्रॉन में 2 डीज थी, सिंक्रोट्रॉन में हम सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन में हमारे पास सिंगल डी आ रही है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्टर्स, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों डिफ्लेक्टर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सेम यहाँ पे भी वही बिहेवियर है कि ये हमारे पास इसकी बिल्कुल एज पे हमारे पास आइन सोर्स है। यहाँ से जब भी जो पॉजिटिव आइन हो या नेगेटिव आइन हो जब वो यहाँ से इमिट होगा तो वो सर्कुलेटरी मोशन करेगा। ठीक है, स्पाइरल मोशन करेगा ना, हर टर्न पे वो अपनी एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करने से उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा।
ठीक है, इस सारी चीज को बैलेंस करेगा ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, और जब हमें लगेगा कि हमारे चार्ज पार्टिकल ने रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर ली है, तो हम उसको मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर के थ्रू अपने टारगेट पे फॉल करवा लेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्टर जो है वो इसको पाथ में स्टेबल रखने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका फंक्शन ऑपरेशन जो है वो भी हम डिटेल से साथ साथ पढ़ते जाते हैं। एन आइन पाथ इज शोन डिस्टॉर्टेड टू इंडिकेट ओनली अ फ्यू टर्न्स। ठीक है, ये फ्यू टर्न्स हमने इस पिक्चर में शो किए हुए हैं, अदरवाइज ये नंबर ऑफ टर्न्स करता है। कितने? इन प्रैक्टिस द आइन मेक अबाउट 50,000 रेवोल्यूशंस। ठीक है, यानी ये जो 2-3 आपको रेवोल्यूशंस नजर आ रही हैं, बेसिकली ये 50,000 रेवोल्यूशंस होती हैं। तो 50,000 रेवोल्यूशंस में आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी जो है वो पार्टिकल गेन कर सकता है इस मशीन से। अच्छा, अब हमारा टास्क है कि हमने फेस को कैसे स्टेबल रखना है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में। द फेस स्टेबिलिटी इनहेरेंट in a variable frequency cyclotron can be discussed by describing qualitatively the motion of the charge particle। कि अगर हम चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिटेल से डिस्क्राइब करें तो हम इसकी फेस स्टेबिलिटी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन में कैसे इसका स्टेबल रह सकते हैं। Suppose that an ion moves in a circular path in a uniform magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है ना। एंड ऑन ईच रेवोल्यूशन क्रॉसेस द गैप बिटवीन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोड्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, वो एक्सेलरेटिंग है बेसिकली। जब भी वो वहां से पास करेगा तो एक एनर्जी का जंप उसमें मिलेगा। एंड गेट एक्सेलरेटेड थ्रू दिस अप्लाइड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जब उसकी एनर्जी जंप होगी यानी आयन की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है वहां से भी एक स्टेप ऊपर हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी ताकि हाई फ्रीक्वेंसी मिले उसको, हाई एनर्जी पार्टिकल को। इलेक्ट्रिक फील्ड with the frequency identical with the frequency of rotation of the ion। ठीक है, यानी अब अप्लाइड की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करेगी उस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी से आइन जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो हम कहेंगे ना सेम फेज आ रहा है। Under these conditions, there are certain stationary or stable orbits in which the ion can move। ठीक है, अब इन्हीं कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए कि हमारे पास कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट बन रहे हैं और कुछ स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी और स्टेबल ऑर्बिट्स बन रहे हैं। ठीक है, first we consider the ions which cross the gap at that instant when oscillating electric field is passing through its zero value। ठीक है, अब आप इमेजिन करें ना कि जो आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उसकी शेप क्या बन रही है। साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी है ना उसकी, साइनोसाइडल वेव आएगी हमारे पास। अब साइनोसाइडल वेव में देखें आप डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका मतलब क्या है कि वहां पे आपकी जीरो वैल्यू आ रही है, पोटेंशियल वोल्टेज जीरो है। फिर मैक्सिमम पीक पे गया, फिर जीरो पे आया, फिर मिनिमम पे गया, फिर जीरो पे गया। 3 टाइम्स हमारे पास जीरो आ रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम भी मिल रहा है हमें और मिनिमम भी मिल रहा है। समझ आ रही है इस बात की? तो आपने सबसे पहले हम क्या, मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वी कंसीडर द आइंस which cross the gap at that instant when oscillating electric field is passing through its zero value। The ions are said to have zero phase। उस टाइम जीरो फेज होगा आइंस का। एंड मूव इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जिस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वो यहाँ से जब पास कर रहा है तो जीरो फेज है उसका। moves in stationary orbits, these conditions are represented by the points 0, 2 pi, 4 pi and so on। These ions will neither gain or lose energy। अब इन पॉइंट्स पे पार्टिकल ना तो एनर्जी गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है। ठीक, an ion which crosses the gap at an earlier instant
such as T1 has a positive phase, it will gain speed and energy since the voltage is positive, and its rotation frequency will decrease according to equation. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, so the sign will take longer time to return the gap, which are shown by points T2 and T3 when voltage across gap is small. अच्छा, अब इसके बैक पे देखें, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि अगर वो इससे अर्लियर आता है, T1 पॉइंट पे आता है, ठीक है, T1 पॉइंट पे अब आप देखें यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मतलब ये पॉइंट आप जहन में रखें ना। अब हम रीड कर देंगे, anion which crosses the gap at an earlier instant such as T1 has a positive phase, it will gain speed, ठीक है, पॉजिटिव फेज है तो इसका मतलब है स्टेबल ऑर्बिट में नहीं आ रहा, तो वो स्पीड और एनर्जी गेन करेगा सिंस द वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड इट्स रोटेशन फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ओमेगा जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब जब ओमेगा डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि आयन को ज्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है, सो दिस आयन विल टेक लॉन्गर टाइम टू रिटर्न द गैप विच आर शोन बाय पॉइंट्स T2 एंड T3, ठीक है, T2 एंड T3 पॉइंट पे वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए T2 एंड T3 यानी नेक्स्ट साइकिल पे पहले वो यहाँ पे था, लेटर अपीयर होगा T2 पे, फिर उसके बाद मजीद लेटर अपीयर होगा T3 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और टाइम उसको ज़्यादा लगेगा गैप को पास करने में। अप्लाइड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव पोजीशन पे आ रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें, इवेंचुअली द पार्टिकल विल क्रॉस द गैप एट जीरो फेज, बट with excess energy it has received and will continue the phase shift into the decelerating part of the cycle. When the voltage is negative, the particle then loses its energy and speed, its frequency increases and return to zero phase. मतलब आप देखें एक साइकिल चलता जाएगा कि पहले वो हाई पे है, जब वो T3 के बाद जीरो फेज पे आएगा तो अगेन स्टेबल हो जाएगा, फिर नेगेटिव पे जाएगा तो लूज कर देगा एनर्जी, तो इस तरह से वो बैलेंसिंग स्टेज में आ जाएगा। देयर हैज अ फेज ऑसिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब हम ये नहीं कह रहे कि स्टेबल फेज है, यहाँ पे इसका फेज जो है पार्टिकल की मूवमेंट का अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ फेज भी ऑसिलेट कर रहा है कि कभी पॉजिटिव है, फिर स्टेबल जीरो है, फिर नेगेटिव पे जा रहा है। देयर हैज अ फेज ऑसिलेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम फेज थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड द आयन हैज ऑसिलेटेड अबाउट ए स्टेशनरी और इक्विलिब्रियम ऑर्बिट, ठीक है। इस तरह से हम इसको अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम उसको ऑसिलेशन फेज ऑसिलेशन के साथ स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी गेन करता रहेगा। यूजेस क्या है इसके? टू स्टडी द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, टू प्रोड्यूस mesons by bombarding carbon with alpha particles, the process of spallation क्या है? breakup of bombarded nucleus into several parts, ठीक है। the process of spallation जो है वो भी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के थ्रू हो सकता है, was discovered and investigated by bombardment of different targets with the particle from this machine, ठीक है। ये हमारे पास इसके 3 यूजेस हैं। क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, इसको रीड करें अच्छी तरह, जब आप 2-3 दफा इसे रीड करेंगे ना तो फिर आपको इसके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन और कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
नहीं, चलें फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं।